हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और आपकी जो जर्नी है यूपीएससी की, आप इसे ठीक से परस्यू कर पा रहे होंगे। यार आई नो आप सभी लोग क्या कहने वाले हो कि क्लासेस जो हैं वो अभी कुछ दिनों से उनमें गैप आ रहा है, बीच में थोड़ा सा होली रही और उसके बाद जो है वो एक दिन का गैप जो है वो मेरे कारण, मेरी बिजनेस के कारण भी जो है वो आ गया। तो उस सब के लिए भाई मैं क्षमा चाहूँगा, बट मेक श्योर कि भाई क्लास कैसे भी हो सकता है कभी एक आध क्लास में जो है वो आपको गैप देखने को मिले, लेकिन आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, मैं इसके लिए बहुत हद तक श्योर हूँ कि जब भी क्लास है हम वीक के 6 डेज उसे प्ले करेंगे। वी यूज टू ट्राई कि हम इसे जो है वो 6 दिन हफ्तों में रन करें ही, ओके। लेकिन एक बात और है यार, जब भी क्लास होगी उस क्लास की गुणवत्ता, उस क्लास की क्वालिटी जो है वो 100% यूपीएससी लेवल की, या फिर वो एक्सपेक्टेशन जो शायद आपने इस क्लास से रखी हो, उस एक्सपेक्टेशन को ये क्लास जो है वो फुलफिल करेगी। मतलब मैं जिस भी टॉपिक को टच करूंगा आई विल डू इन अ मैनर कि वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल रहे। मतलब उस टॉपिक का इस लेक्चर को देखने के बाद आपको दोबारा ना ही किसी किताब से और ना ही किसी अदर सोर्स से जो है उसे रेफर करना पड़े। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोगों के लिए ये जो जानकारी है ये तो कम से कम आपके लिए सेटिस्फाइंग रही होगी। दूसरी बात यार, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन पे पूछते रहते हैं, कई बार लोग कमेंट करते हैं कि सर मुझे क्लास ज्वाइन भी करना है। अरे भाई, अगर ज्वाइन करना है तो 2 रास्ते मैं हमेशा बताता हूं कि एक काम करिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करके ऐप इंस्टॉल कर लो, नहीं तो वेबसाइट पर चले जाइए। आप वहां से इजीली जो है वो कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इसमें सारी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी जो भी मैं लेक्चर्स में यूज करने वाला हूं, बनाने वाला हूं। अभिनव बोहरे ज्योग्राफी के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है। सेकेंडली, जीमेल आईडी, मेक श्योर कि आप इसमें मुझे मेल कर सकते हो और बिल्कुल फ्री फील करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो कोर्स के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज के सेम नाम से, अभिनव बोहरे के नाम से जो है मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है। आप उस अकाउंट के माध्यम से भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको अकाउंट देखकर जरूर लगेगा कि मैं एक्टिव नहीं हूं, बट मैं वंस इन अ डे उस पर ऑनलाइन आता हूं और उस पर जो है वो मैं आप सभी के मैसेजेस का रिप्लाई भी करता हूं। तो वंस इन अ डे, तो दिन में एक बार मैं इंस्टाग्राम पे जो है वो जरूर आकर ऑनलाइन उसे चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो फ्री फील करें किसी प्रकार का क्वेश्चन, किसी प्रकार का डाउट पूछने के लिए। और सेकंड थिंग, यार ध्यान रखना कि ऑप्शनल की क्लासेस अभी चल रही हैं, स्टार्ट हो गई हैं। 15 तारीख से इसमें जो है वो मैंने कक्षा लेना स्टार्ट कर दिया है और अभी भी इन बैचेस में एडमिशन ओपन है। ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हो। और याद रखना मेरी बात, हमेशा दिमाग में इसे फिट कर लो, 30 से 35 क्वेश्चन यूपीएससी के प्री में एक सब्जेक्ट देता है, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट, और ये आपके लिए पीनट होंगे, बेहद आसान होंगे। अगर आप ऑप्शनल की गहराई से पढ़ते हो तो मजा आएगा आपको इस ऑप्शन को पढ़ने में। और इस सीरीज को देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपको इंटरेस्ट तो है ज्योग्राफी में, सो गो विद द फ्लो, ओके। नेक्स्ट थिंग, संपूर्ण बैचेस अभी भी इनमें एडमिशन ओपन है। 21 मार्च तक इनमें जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सुबह का बैच है, फिर रिटर्न का फीचर भी है, सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, बट मेक श्योर की इज ओनली फॉर अ लिमिटेड टाइम, ओके। तो मैं अभी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, बट याद रखिएगा कि टाइम धीरे धीरे कर बीत रहा है, ठीक है। चलो, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने जो है वो हमारे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान का कंपैरिजन देखा था। गुजरात का पूरा तट हम कंप्लीट कर चुके थे। अब देखिए, आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं हमारे 3 एरिया की कोस्ट लाइन को। मतलब आज मैं 3 क्षेत्रों की, प्रयास तो यही रहेगा कि मैं 3 क्षेत्रों की जो कोस्ट लाइन है उसे पूरी तरह से कवर करूं, ठीक। हम कहां पर थे? हम पश्चिमी तटीय मैदान पर थे, हम वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर थे। अब पश्चिमी तटीय मैदान में, पश्चिमी तटीय मैदान, इसे कहते हैं वेस्टर्न कोस्ट लाइन। याद रखो बच्चों, इसमें आज की क्लास में मैं महाराष्ट्र का तट, साथ में जो कर्नाटका का तट है वो, और साथ में केरल का तट, इन तीनों को कवर करने वाला हूं। बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा, सो गाड़ी की सीट बेल्ट बांध ले और ध्यान से मेरी बात सुनना स्टार्ट करो, ओके। देखो, सबसे पहली बात तो मेक इट श्योर कि इस एरिया को अगर मैं कुछ इस तरीके से आपको दर्शाऊं तो अब जरा इसका एक इंपॉर्टेंस देखना आप सभी लोग, ठीक है। देखिए, मैं पहले एक रफ जगह जो है वो मैप ड्रॉ करता हूं। आप जरा इमेजिन करिए कि ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ओके। सो दिस इज दक्षिण अमेरिका,
ये जो है वो साउथ अमेरिका है। ओके, साउथ अमेरिका से आप जाएंगे तो ऊपर की तरफ आपको यहां पर जो है वो नॉर्थ अमेरिका दिखाई देगा। ओके, सो दिस साइड इज नॉर्थ अमेरिका। यहां से चलते हुए आएंगे, दिस साइड इज अफ्रीका। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कोशिश करना आप लोग कि आप सभी जो है वो मैप ठीक से ड्रॉ करना सीख लें। क्यों? तो देखो इसका ना n नंबर ऑफ प्लेसेस पे यूज होता है। आप मुझे मैप ड्रॉ करते हुए देखिए और कोशिश करिए कि आप एज इट इज जो है वो इसे मिमिक कर पाओ। ठीक, आप इसे एज इट इज बना पाओ। देखिए ये जो है वो अरब का एरिया है, यहां आपको प्रायद्वीपीय भारत दिखाई देगा। दिस वन इज साउथ ईस्ट एशिया। यहां पर आपको चाइना वाला पोर्शन, दिस साइड इज कोरिया का प्रायद्वीप और कामचटका के प्रायद्वीप से हम ऊपर होते हुए आ रहे हैं। ये है ग्रीस, दिस साइड इज इटली। यहां पर नॉर्वे, स्वीडन, यहां पर पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और नीचे जो है वो नीदरलैंड्स और डेनमार्क वाला एरिया दिखेगा। सो दिस इज अ मैप। अब जरा आप देखिएगा ध्यान से बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा, जस्ट अ सेकेंड, इसका साइज थोड़ा सा हम बड़ा कर लें। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई इंडिया के लिए उसके कौन से कोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइन, भारत के सबसे महत्वपूर्ण तट कौन से हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देगा ये है अमेरिका, ये है यूरोप, ये मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। मतलब ये जो हैं ये वो एरियाज हैं जो वर्ल्ड में प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब यहां से जो उत्पाद है ये उत्पादक क्षेत्र है। डियर, यहां से जो उत्पाद है वो भारत तक आएगा कैसे? ये हमारा इंडिया है। एक लाइन कही गई थी, इस लाइन को रिपीट कर लीजिए माइंड में, सेटल डाउन कर लो दैट जैसे ही इस एरिया में, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है एक कैनाल बनाई गई, एक नहर बनाई गई और इस नहर का नाम क्या था? इस नहर का नाम है बेसिकली था क्या भाई? स्वेज नहर। जैसे ही स्वेज नहर का निर्माण हुआ, स्वेज नहर बनकर रेडी हुई, मेक श्योर कि स्वेज नहर ने जो है वो रास्ते खोल दिए भारत तक आने के, और वो भी शॉर्टेस्ट रास्ता था। अब जैसे ही बच्चों स्वेज नहर का निर्माण हुआ, एक लाइन रिपीट कर रहा हूं, इसे अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा कि स्वेज नहर के निर्माण के साथ ही हमारे जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र के बंदरगाह थे, यानी कि वेस्टर्न जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरिया, बच्चों इसके जो बंदरगाह थे, इसके जो पोर्ट थे, ये पोर्ट जो है वो सोने के हो गए। हमारे पश्चिमी तटीय मैदान का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि हमारा पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो स्वेज नहर के सबसे करीब है, और यही कारण है कि आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे बंदरगाह जो हमारे इंडिया के बिजिएस्ट बंदरगाह हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं, वो सारे के सारे आपको इस क्षेत्र में दिखाई पड़ेंगे। इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि इस क्षेत्र में बंदरगाहों के ज्यादा सक्सेसफुल होने की एक वजह यह भी है कि यहां पर एक तो जो है वो नेचुरल पोर्ट्स हैं, जो नेचुरल पोर्ट्स हैं ये भी आपको दिखाई देंगे, और साथ में इस एरिया के बारे में यह भी याद रखिएगा कि इस क्षेत्र में आपको जो है वो ऐसे बंदरगाह भी दिखते हैं जो कि कार्गो के लिए बेस्ट एप्रोप्रिएट हैं, गहरे पानी के बंदरगाह हैं। थर्डली, यहां के जो बंदरगाह हैं ये एक तो भाई ऑब्वियसली ये जो है वो नियरर है फ्रॉम सी रूट, ये जो है पश्चिमी देशों से आने वाला जो सी रूट है उसके नियरर है। गहरे पानी के बंदरगाह भी हैं, प्राकृतिक रूप से भी दिखाई देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों ये चक्रवातों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। जो साइक्लोनिक हिट है इससे भी ये ज्यादा प्रभावित नहीं होते। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पश्चिमी तटीय क्षेत्र के या पश्चिमी तटीय मैदान के बंदरगाह हो जाते हैं। एक लाइन जो मैंने आपको बताई कि बाय द कंस्ट्रक्शन और मेकिंग ऑफ सुएज कैनाल द वेस्टर्न कोस्ट लाइन एंड देयर पोर्ट्स आर बिकेम सुपर इंपॉर्टेंट, दे आर बिकेम गोल्डन फॉर इंडिया। ये भारत के लिए जो है अतिशय महत्वपूर्ण हो गए, और साथ में ये सोने जैसे दिखाई देने लगे भारत को, कारण ये बहुत नियरर थे फ्रॉम द सी रूट ऑफ वर्ल्ड, ये विश्व के सी रूट के बेहद करीब आते हैं। ठीक है, क्लियर? तो सुएज कैनाल से सीधे कनेक्ट होते हैं। अब ये बात याद रखना, मैं यहां पर एक बात आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। अक्सर ना बच्चा एक गलती करता है, वो क्या सोचता है, बेचारा सीधा सीधा सोचता है कि भाई अमेरिका से शिप निकला और शिप निकलने के बाद वो शिप जो है भूमध्य सागर से होते हुए यहां आता है, राइट? पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में यहां पर जो जिब्राल्टर है, फाइन, जिब्राल्टर ना बहुत ज्यादा नियंत्रित हो जाती है।
ये वर्ल्ड की पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है, इसलिए एक और नियंत्रित रास्ता बनाया गया है यूरोप के द्वारा। और ये जो है ये रास्ता है फ्रॉम दिस एरिया। आप पाओगे यहां पर एक प्लेस है, ठीक, यहां पर प्लेस आता है जर्मनी और नीदरलैंड्स के पास, जिसे कहा जाता है एम्स्टर्डम। ठीक, ये जो एम्स्टर्डम है यहां पर आपको जो है वो नीदरलैंड के पास दिखाई देगा, नीदरलैंड मतलब हॉलैंड के आसपास दिखाई देगा। आप पाओगे कि जो एम्स्टर्डम है यहां पर आपको राइन नदी पर जो है वो कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। और यहां से जो शिप है जो अमेरिका से निकलता है वो एक्चुअली में ऐसे नीचे नहीं जाता है, वो शिप जो है वो निकलते हुए यहां से चलते हुए जो है, जस्ट अ सेकेंड, ये शिप इधर से चलते हुए ये जाता है एम्स्टर्डम राइन नदी पर, राइन से होते हुए जाता है रोन नदी में, और रोन नदी यहां पर गल्फ ऑफ लायन विच इज नथिंग बट मेडिटेरेनियन सी, जो कुछ और नहीं है भूमध्य सागर ही है, में प्रवेश करता है और फिर यहां से निकलता है। तो याद रखो कि ये जो पाथ आप देख रहे हो, ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए इसे थोड़ा हाईलाइट करता हूं, ये जो पाथ आप देख रहे हो ये है एक्चुअली भारत तक आने का रास्ता, ना कि ये रास्ता। ये भी यूज होता है बट मोस्ट पॉपुलरली वो ये वाला रास्ता यूज करते हैं। इनिशियली वो ये था, आप देख पा रहे हो कि रास्ता पहले यहां से खोजा गया, फिर रास्ता जो है वो यहां से निकला, फिर रास्ता जो है वो हमने इस तरीके से बना लिया है। इसे कहते हैं अमेरिका, यूरोप और फिर सुएज का रास्ता। लेकिन ये रास्ता कहां से नहीं जाता, जिब्राल्टर से नहीं जाता, ये राइन और रोन से जाता है। इसे नोट डाउन कर लेना, राइन और रोन दोनों ही जो है वो जर्मनी के एरिया में बहने वाली मेन नदियां हैं। ये फॉल्ट लाइन में गुजरती हैं, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं, और इनके एक तरफ जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का, वॉसजेस जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित 2 ब्लॉक पर्वत हैं, 2 भ्रंशोत्थान पर्वत हैं, उनके बीच से जो है ये नदी गुजरती है, राइन, अनदर वन इज रोन। ये दोनों कनेक्टेड हैं कैनाल के माध्यम से। मैं मानकर चल रहा हूं कि आप सभी ने जो है वो इसे नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। चलो, अच्छा, अगर इसी के साथ छोटी सी मैपिंग आपको और याद करनी है तो आप लोग याद से इसे भी नोट डाउन कर सकते हो, ध्यान से देखना, ओके। ये है बच्चों छोटा सा एक मैपिंग का पोर्शन। अब जब आपने यहां तक देख ही लिया है तो आप लोग इसे भी जो है वो याद कर लीजिए, ओके। ये हम थोड़ा सा टॉपिक से अदर जा रहे हैं बट आई थिंक आप इसे याद करोगे तो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसे कहते हैं कैस्पियन सी, इसे कहते हैं ब्लैक सी, ये है मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर। यहां पर आपको जो है ईजियन सागर दिखाई देगा, ओके, दिस साइड इज ईजियन, ये है एड्रियाटिक, यहां पर आपको कुछ द्वीप दिखेंगे, ये है बेसिकली साइप्रस, क्रेटे, सिसिली, सैरडीना, बैलेरिक, कोर्सिका और कैनरी। बच्चों इसे ठीक से याद कर लेना, ठीक है। आई रिपीट, इन द्वीपों का क्रम आप लोग ठीक से याद कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये यूपीएससी ने 2 बार पूछा है। जब भी मैं यूरोप के बारे में चर्चा करूंगा मैं हर बार इन द्वीपों का क्रम आपको बताऊंगा। ये है साइप्रस, दिस साइड इज क्रेटे, ये क्रेटे है। यहां पर आपको जो 2 द्वीप दिख रहे हैं ये है सिसिली, सैरडीना, ये है बैलेरिक एंड अनदर वन इज कोर्सिका, ठीक है। और अब यहां पर आ जाइए, ये है कैनरी द्वीप, ठीक। क्रेटे ग्रीस का पार्ट है, सिसिली सैरडीना इटली का पार्ट है, कैनरी द्वीप स्पेन का पार्ट है। अब बैलेरिक और कोर्सिका इनमें से एक फ्रांस का और एक स्पेन का है, ठीक है। चलो, यूपीएससी ने 2 बार प्रश्न पूछा है बच्चों, आई रिपीट 2 बार यूपीएससी ने प्रश्न करा है। अब आप मुझे बताइए कि इतने जो आइलैंड्स मैंने बताए, ये आइलैंड्स तो मैंने खुद ही बता दिया आपको कि भाई सबसे पहला साइप्रस, देन क्रेटे, देन सिसिली, देन सैरडीना, देन कोर्सिका, देन बैलेरिक, देन कैनरी, ओके। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ कि देखिए बाकी सबका मैंने बता दिया नेशन कौन कौन से हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि बैलेरिक और कोर्सिका ये 2 आइलैंड्स हैं, इनमें से कौन सा आइलैंड जो है वो फ्रांस को बिलोंग करता है, कौन सा स्पेन को बिलोंग करता है। विच वन इज ऑफ फ्रांस एंड विच वन इज फॉर स्पेन, ठीक है, डन, क्लियर। अब
ब्लैक सी, कैस्पियन सी, इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर रखी है। नहीं याद आ रहा है तो याद रखिए, अजरबैजान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान और ईरान सीमा बनाते हैं कैस्पियन के साथ, और ब्लैक सी के साथ सीमा बनाने वाले देश में बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, यूक्रेन, टर्की और जॉर्जिया आता है। ठीक, इसके अंदर क्रीमिया का पेनिनसुला है, इसी के अंदर बॉस्फोरस जलसंधि है, इसी के अंदर जो है इसी के अंदर जो है मरमरा सागर है, जो डायरेक्टली इसे कनेक्ट करता है विद भूमध्य सागर। सारी चीजें अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। और क्यों मैं इसके बारे में बता रहा हूं तो ये भी याद रखो, ये करंट में था। ये करंट में क्यों था? क्योंकि यहां पर जो है साक्ष्य मिला है भूमध्य सागर के, इन्हीं इटली के सिसिली द्वीप और सेरेडिना द्वीप के पास परीक्षण करा गया, टेस्ट करे गए, जहां पता चला कि इन द्वीपों में जो है वो लाइंस प्रेजेंट है। कौन सी लाइन प्रेजेंट है? तो आइए जरा मैं इसके बारे में भी चर्चा कर दूं ताकि हम बाकी का फिर आगे कंटिन्यू रख सके। देखो यार, हम जब चलेंगे तो मैं इसी प्रकार से थोड़ा डिटेल में पढ़ाना कंटिन्यू रखूंगा। इस बात को समझना दैट जब मैं आपकी क्लास लूंगा तो जिस भी टॉपिक को मैं टच करूंगा वो टॉपिक फिर आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक्चुअल पता है बात क्या है, ये है यूरेशिया वाला हिस्सा। ठीक, जो लोग तैयारी कर रहे हैं जरा ध्यान से सुने और इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, ये है कौन सा? यूरेशिया वाला हिस्सा। ओके डन। अब देखो यहां पर बच्चों है अफ्रीका की प्लेट। ठीक, नाउ यहां देखिए ध्यान से, तो आपको यहां पर दिखाई देगा इस अफ्रीका वाला हिस्सा। ठीक, 2 मिनट, अरब वाला हिस्सा हटा दे। अब इस वाले हिस्से को जरा मैं हाईलाइट कर दूं, देखिएगा एक्चुअल बात पता है क्या है? एक्चुअल बात यह है कि आप सभी ने पहले कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप जो है मेरी मैराथन देख लीजिएगा, वहां मैंने डिटेल में बताया है। यह अफ्रीका वाला हिस्सा है, और यहां पर आप देख लो ये जो है ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया वाला हिस्सा है। राइट, ये जो है ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया का प्लेस है। अब जरा ध्यान से देखो, याद रखना यार कि जब हम जनरली इसे पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये था बेसिकली टेथिस सागर। राइट, हम सभी यही पढ़ते आए हैं कि ये जो हिस्सा हमें दिखता है ये टेथिस सागर था। अब इस प्लेट के आगे मूव करने के कारण ये हिस्सा जो है अब गायब हो चुका है। पर यहां ध्यान से सुनो बच्चों, आपको एक शॉकिंग रियलिटी बताता हूं। द थिंग इज, यहां पर जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से चलते जाओ, आज के समय यहां पर आपको जो है वो जो कैस्पियन सागर और काला सागर दिखता है, फाइन। यहां आपको जो ब्लैक सी दिखता है, यहां पर आपको जो कैस्पियन सी दिखता है, और इवन आप चलते हुए आ जाइए, आपको पूरे वर्ल्ड मैप में यहां से जरा ध्यान दीजिएगा, इस एरिया से जस्ट सेकंड, इस एरिया से इस एरिया तक बहुत सारी खारे पानी की झीलें दिखती हैं, बहुत सारी सॉल्ट वाटर लेक्स दिखती हैं। और ये जितनी भी सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, सभी लोग ध्यान से देखोगे तो आप समझ पाओगे, यहां से लेकर यहां तक जितनी भी सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, दे आर नथिंग बट रिमेनेंट्स ऑफ टेथिस सागर। ये कुछ और नहीं है, टेथिस सागर का ही बचा हुआ हिस्सा है। आज के समय काला सागर के अंदर आपको जो पानी दिखाई देता है ये किसी और का पानी नहीं है, टेथिस का ही पानी है। कैस्पियन में जो पानी है टेथिस का ही पानी है। और इवन आप भारत आ जाइए, आप यहां पर इंडिया में आप पाओगे कि जस्ट सेकेंड, आप इंडिया में पाओगे कि ये हिस्सा आगे गया, आगे जाने के बाद देखिएगा आपको इस तरीके से जो है वो इंडिया दिखाई देता है, और यहां पर जो है हिमालय का फॉर्मेशन होता है। बच्चों क्या है हिमालय? टेल मी व्हाट इज हिमालयास? हिमालय क्या है? दुनिया के सबसे बड़े तृतीय ध्रुव है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट थर्ड पोलर एरिया है। ध्रुवों के अलावा सबसे ज्यादा हिमनद आपको हिमालय में दिखेंगे। डियर, इतना सारा फ्रेश वाटर इस एरिया में एक्यूमुलेटेड है, इतना सारा फ्रेश वाटर यहां भरा हुआ है। बट डियर, आप एक बात रिकॉग्नाइज करोगे, कितनी शॉकिंग रियलिटी है कि जहां पर दुनिया का ध्रुवों के बाद सबसे ज्यादा ताजा पानी जो है वो इकट्ठा हो रखा है, आपको वहीं पर इस एरिया में जो है वो कहीं पर ऐसी बड़ी बड़ी खारे पानी की झीलें दिखाई देती हैं। पेंगोंग सो लेक, सोमोरिरी लेक, यहां पर आपको इवन राक्षस ताल दिखाई देगी या राकस ताल दिखाई देगा। आप जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाते हैं, जो लोग कभी गए हों वो रिकॉग्नाइज करेंगे, जो नहीं गए कोई बात नहीं, आप गूगल कर देख लीजिएगा।
आपको दिखाई देगा कि इस तरीके से एक बड़ी सी लेक है बाय द नेम ऑफ मानसरोवर। इसे कहा जाता है कि ये देवताओं की झील है। और एक तरफ जो है आपको इस तरीके से एक रैंडम शेप में, पर कुछ लगभग इस प्रकार से एक दूसरी झील दिखती है जिसे कहा जाता है राकसताल। ये राकसताल है, ये मानसरोवर है। आप देखिए, मानसरोवर ताजे पानी की झील है और राकसताल जो है वो प्योरली खारे पानी की झील है। जबकि इन दोनों के आगे जो है वो स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, ऐसे माउंटेन जिनके ऊपर जो है वो हिम का पूरा आवरण है, परपेचुअल स्नो कवर है, बट स्टिल दे हैव सॉल्ट वाटर लेक्स। फिर भी आपको यहां पर खारे पानी की झील दिखाई देती है। कारण सिंपल सा है डियर, वास्तविकता में इस पूरी बेल्ट में, चाहे वो भारत हो या भारत से निकलकर आप जो है वो इस तरफ बढ़ते जाइए, इस पूरे एरिया में बेसिकली टेथिस सागर था। ये प्लेट्स आगे शिफ्ट हुई हैं, आगे शिफ्ट होने के कारण ये सागर जो है वो गायब हो चुका है, लेकिन इसके अवशेष आज भी जिंदा हैं। और इसमें मैं क्यों इस पॉइंट को अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि डियर यहां आप देखोगे ये जो भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर एक समय पर इसके आगे जाने के कारण पूरी तरह से सूख गया था। जी हां, भूमध्य सागर जो है वो 100% ड्राई हो गया था और यहां पर सूखने के बाद जो है वो जिप्सम अर्थात जो कैल्शियम का फॉर्म है, ये जिप्सम और सॉल्ट का पूरा मैदान बन चुका था। ये सफेद मैदान बन चुका था और इस सफेद मैदान में जो है हमें जिप्सम के साक्ष्य दिखते थे। और जिन द्वीपों का क्रम मैंने आपको बताया, सिसिली और सर्डिना, यहां पर गए साइंटिस्ट एंड दे यूज्ड टू से कि इन द्वीपों की जो सतह है उसकी दीवार पर हमें स्पष्ट रूप से जिप्सम की परतें दिखाई दे रही हैं। इंडिकेट करता है कि एक समय पर यह पूरा एरिया सूखकर मैदान में बदल गया था। एंड डियर, ये जो स्थिति थी, ये स्थिति कहलाई एमएससी। एमएससी का मतलब है जो मायोसीनियन सैलिनिटी क्राइसिस, विश्व का लवणता संकट। और इस संकट के दौरान जो है ये पूरा भूमध्य सागर सूख गया। इसी समय पर भूमध्य सागर जो है वो हिंद महासागर के अरब सागर वाले हिस्से से अलग हुआ था। मायोसीनियन क्लाइमेट जो सैलिनिटी क्राइसिस था उस समय, अर्थात यही वो समय था जब भूमध्य सागर हिंद महासागर से अलग हो गया। अगर आप इधर देखना चाहें तो इस हिस्से से ये अलग हो गया, ये वाला भाग, और फिर ये हिस्सा इतना आगे बढ़ा कि ये जो जिब्राल्टर वाला एरिया है ये बंद हो गया था और ये हिस्सा पूरी तरह से ड्राई अप हो गया। बट यहां पर एक बात और याद रखना कि मायोसीनियन सैलिनिटी क्राइसिस या विश्व का जो लवणता संकट है, यह लवणता संकट समाप्त हो गया एक जल प्रलय से। जल प्रलय से इसे कहा जाता है मेगा फ्लड, और मेगा फ्लड का नाम है जैंकलिन मेगा फ्लड। और ये जो मेगा फ्लड था, ये मेगा फ्लड आया कैसे था? तो कुछ नहीं बच्चों, ये जो हिस्सा था अटलांटिक का, इसने जो है वो प्रेशर दिया और यहां पर जिब्राल्टर का एरिया जो बंद हो गया था उसे उसने तोड़ा और अंदर पानी दोबारा भरा। अर्थात भूमध्य सागर एक समय पर था, सूख कर एक मैदान में बदल गया था और बदलने के बाद ये दोबारा जो है वो फ्लरिश हुआ है जैंकलिन मेगा फ्लड या जैंकलिन जल प्रलय के माध्यम से। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये अब प्रूफ हुआ है। ये अब क्यों प्रूफ हुआ है? क्योंकि यहां पर ये जो आइलैंड्स का मैंने क्रम बताया, इन आइलैंड्स के क्रम से जो है हमें इसकी जानकारी मिली है। और ये मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं ये स्टेटमेंट देने वाला हूं कि बेसिकली हमारे ये तट जो है वो इसी एरिया से कनेक्ट होने के कारण गोल्डन हो गए थे। वाटर ड्रॉप इफेक्ट, सारी जानकारी एक साथ याद रखना। ये जो मैंने बताया ये जो है वो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। खासकर वो बच्चे भी ध्यान से सुनिएगा जिनका ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। ऐसा ही सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, यही सब्जेक्ट है भूगोल। फाइन, इसमें आप इसी तरीके से जो चीजें हैं उसे इंटरलिंक करते हुए याद करते हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पहला स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दिया कि यह मैदान जो है वो हमारे लिए अतिशय महत्वपूर्ण है, सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वर्ल्ड के ट्रेड रूट का पार्ट है। ट्रेड पाथ का या ट्रेड रूट का हिस्सा है। ठीक, अब सेकंड कंडीशन सुनिए। मेक श्योर बच्चों कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान में महाराष्ट्र का जो तट है, जरा इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको और बताता हूं। अब यहां मैं ड्रॉ करने वाला हूं हमारा महाराष्ट्र का तट। ठीक,
यहां से आप ऐसे चलते हुए जाइए, ये हिस्सा लगभग यहां तक जो है वो महाराष्ट्र का तट है। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये जो है वो कर्नाटका का एरिया है। ठीक, मैं जरा इसमें थोड़ा सा आपको जो है वो क्लियरिटी दे दूं कि कहां से कहां तक जो है वो महाराष्ट्र है। तो आप मानकर चलिए ये वाला हिस्सा जो है वो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कर्नाटक का हिस्सा है। ठीक है, अब देखो इसमें जो है सबसे पहले आपको यहां दिखाई देगा अ प्लेस कॉल्ड तारापुर। अब सभी को ना क्रम से याद करना, ठीक, एक के बाद एक कौन सा एरिया आता है उसे याद करना शुरू करो। सबसे पहले आता है तारापुर। ठीक, तारापुर के नीचे आओगे तो जस्ट नीचे आएगा पालघर। देखो पाल घाट नहीं है, पाल घर है। ठीक, पालघर से नीचे आओगे देन आपको दिखाई देगा मुंबई। ये वाला एरिया जो है ये मुंबई है। ओके, थोड़ा सा इसे नीचे बनाएं बच्चों। ये जो है ये मुंबई है और ये जो एरिया है यहां आपको दिखाई देगा बांद्रा। ठीक है, ठीक, बांद्रा वाला एरिया। ओके, तो तारापुर, पालघर, बांद्रा, मुंबई। ठीक, अब इससे नीचे आओगे तो मुंबई से नीचे आने पर आपको जो है वो गोवा वाला एरिया दिखाई देगा। और गोवा वाले एरिया के लिए मैंने अलग से तो नहीं बनाया है, आप इसमें ही समझ लीजिए कि यहां आपको जो है वो पणजी दिखाई देगा, पणजी विच इज कैपिटल। एंड यहीं पर आपको जो है वो एक और प्लेस दिखाई देगा बाय द नेम ऑफ वास्को डी गामा। ये बंदरगाह है गोवा का। ठीक, ये प्लेस इज कॉल्ड एज वास्को डी गामा। ओके, ये बंदरगाह है और यहां वास्को डी गामा नहीं आया था। ठीक है, मतलब नाम बस है वास्को डी गामा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाए कि यहीं आया था क्या सर वास्को डी गामा। ओके, ये बांद्रा, तारापुर, पालघर, बांद्रा, मुंबई, पणजी, वास्को डी गामा। ठीक, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, मेजर प्लेसेस हैं हमारे तटीय क्षेत्र में। अब इनके बारे में जरा फटाफट जानते जाइएगा। देखें, सबसे पहले तारापुर, ये भारत का जो है सबसे प्रसिद्ध परमाणु ऊर्जा संयंत्र का क्षेत्र है। ये हमारे एटॉमिक पावर स्टेशन है। ठीक है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण है, इवन फर्स्ट एवर माना जाता है, जो सबसे मॉडर्न मैनर में बनाया गया था। ओके, तो ये तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यहां मतलब परमाणु भट्टी है, यहां से जो है वो परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक, पालघर, ये एरिया अपने भूकंप के लिए काफी प्रसिद्ध था। भूकंप के लिए हम इसे पढ़ते पढ़ाते हैं। क्यों? आप एक बार जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़कर देखिए, आपको एक बात पता चलेगी कि जब भी कहीं भूकंप आता है तो भूकंप का डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है वो इस बात पर आधारित होता है कि भूकंप कब आएगा हम कभी नहीं बता सकते। वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट कि कब आएगा भूकंप, बट दिस वन थिंग इज परफेक्ट कि कब आएगा नहीं बता सकते, लेकिन कहां आएगा पक्के में बता सकते हैं। श्योरली वी कैन से कि कहां पर भूकंप आएगा। अब यहां बात ध्यान से सुनिएगा कि पालघर का जो एरिया था यह माना जाता था कि यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, पेनिनसुलर इंडिया का हिस्सा है, एंड पेनिनसुलर इंडिया इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फॉल्टिंग। प्रायद्वीपीय भारत पूरी तरह से भ्रंशन से मुक्त है, वन गो सॉलिड स्लैब का एरिया है, कभी भूकंप नहीं आएगा। ठीक, आएगा भी तो माइनर भूकंप होंगे और यह भूकंप जो है वो उतने रिमार्केबल नहीं होंगे। पर डियर, एक समय पर भूकंप आया और इसके बारे में जानकारी मैं शुरुआत में दे चुका हूं कि पालघर वाले एरिया में मैसिव डिस्ट्रक्टिंग अर्थक्वेक आया था। क्यों आया था? क्योंकि पालघर के पास जो है वो कोयना रिवर के समीप, कोयना नदी के समीप हमें जो है वो भ्रंशन की क्रिया दिखी जमीन से 800 मीटर नीचे। कोयना नदी, एक बात याद रखना, मैं स्टेटमेंट ये नहीं दे रहा हूं कि कोयना नदी भ्रंश में बहने वाली नदी है। मैं ये कह रहा हूं कि जो कोयना नदी है उसकी घाटी के नीचे 800 मीटर की गहराई पर भ्रंश है। यहां पर जो है वो भ्रंश की खोज की गई थी, मतलब कहा गया कि यहां पर जो है वो भ्रंश उपस्थित है। तो पालघर में आपको कोयना नदी के किनारे भ्रंशन दिखाई पड़ता है। ठीक है, डन। इसके बाद जो बांद्रा है, ये याद रखना कि ये मुंबई के सबसे व्यस्ततम रूट्स में से एक है, और आप अगर ऑप्शनल की तरह पढ़ते हो ज्योग्राफी को तो बांद्रा पूरी एक केस स्टडी के फॉर्म में आएगा। आप पूरा यहां ह्यूमन सेटलमेंट समझोगे कि मुंबई का ये जो एरिया है बांद्रा का, ये कनेक्टिंग पाथ है।
यहां इतना ट्रैफिक क्यों रहता है? क्योंकि बांद्रा इज अ कनेक्टिंग पार्ट। जो महाराष्ट्र का अदर एरिया है, जहां से लोग बेसिकली मुंबई आना चाहते हैं, तो मुंबई आने का रास्ता जो है वो बांद्रा है, और खासकर इंडस्ट्रियल एरिया का रास्ता है बांद्रा। और चौकिंग बात बताऊं बच्चों, ये पूरा एरिया जो है वो सेडिमेंट के डिपॉजिट होने से बना है। एक्चुअली में बांद्रा जहां है वहां आज से लगभग 500 साल या 1000 साल पहले जो है वो पूरी तरह से दलदली भूमि थी। मुंबई कनेक्टेड ही नहीं था जमीन से। बांद्रा वाले एरिया में तो एक तो प्राकृतिक रूप से अवसाद जमा, इस कारण से मुंबई के एलिफेंटा आइलैंड्स जो है वो कनेक्ट हो गए, और दूसरा था कि यहां पर हमने बड़े स्तर पर जो है फीलिंग भी की है। और ये फीलिंग क्यों कहता हूं मैं कि देश निर्माण के लिए ज्योग्राफी जो है वो अति आवश्यक है। कंट्री प्लानिंग के लिए ज्योग्राफिकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। बेसिकली आपने देखा होगा ट्रेन की जो पटरियां हैं वो जिन पत्थरों पर जो है वो रखी होती हैं, जो मोर्टार कहलाते हैं। फाइन, कई लोग इसे बोल्डर्स कहते हैं। तो बोल्डर्स कह लीजिए या मोल्टार कह लीजिए या गिट्टी कह लीजिए या पत्थर कह लीजिए, ये पत्थर, ये सारी चीजें देश के संसाधन हैं। जमीन से खोद कर इन्हें निकाला जाता है, और इन्हें निकालकर जो है वो यहां पर फिलिंग की गई है, और फिलिंग करने के बाद बड़े स्तर पर जो है वो पक्की जमीन, सॉलिड लैंड कंस्ट्रक्ट की गई, और इसके ऊपर फिर रोडवेज, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। तो जो बांद्रा वाला एरिया है, यहां पर आपको जो है कनेक्टिंग पाथ दिखेगा। भारत के सबसे बिजिएस्ट रूट में से एक है बांद्रा। ओके, आप ऐसा याद कर लो कि बांद्रा जो है महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों को मुंबई से कनेक्ट करने का एक रोड पाथ है, एक जमीनी रास्ता है। ठीक, अब आते हैं जरा इस पर, ध्यान से सुनिएगा। मुंबई, याद रखो कि मुंबई जो है सबसे पहली बात तो भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। यह सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है, पुराना बंदरगाह। दूसरी बात, ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो बंदरगाह है ना, इस बंदरगाह की सबसे खास बात यह है कि यह भारत का सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह है, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। और इतना बंदरगाह यह व्यस्त है, इतना व्यस्त है यह बंदरगाह कि डियर, यहां पर जो कार्गो शिप्स आते हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि सरकार को इसका ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए मुंबई में ही एक दूसरा बंदरगाह जो है वो बनाना पड़ा। ठीक, यह कहलाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह। मेक श्योर बच्चों कि यह जो बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या पोर्ट ट्रस्ट जिसे रन करता है यह बंदरगाह, यह भारत का सबसे आधुनिक कृत्रिम बंदरगाह है। और यह भी याद रखो कि हमारे पश्चिमी घाट में सारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं, लेकिन यह कृत्रिम है। जितने भी बंदरगाह आपके पश्चिमी घाट में आते हैं, ये सारे बंदरगाह क्या हैं? ये सारे बंदरगाह प्राकृतिक हैं, लेकिन ये वाला बंदरगाह कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। ठीक, और आर्टिफिशियल है, बनाया गया है और जानबूझकर बनाया गया है मुंबई के जस्ट बाजू में, ताकि ये मुंबई का ट्रैफिक जो है वो हैंडल कर सके। ठीक है, उपयोगिता याद रखना। और ये भी याद रखो कि कृत्रिम के साथ सबसे आधुनिक भी है। क्यों सबसे आधुनिक है, अब हमारा उतना जो है वो अभी चर्चा का विषय नहीं है, तो नहीं तो मैं आपको और डिटेल में बताता कि एक्चुअली में इंडिया के साथ एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो है वो कई चीज़ों का आयात कम हो जाता है। कई चीज़ों की डिमांड इंडिया में बहुत ज़्यादा है, पर उतना हम आयात कर नहीं पाते। और वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कई चीज़ों के, कई उत्पादों के कीमतें हम कम कर सकते हैं, बट द थिंग इज हमारे पास स्पेस नहीं है उन्हें शिप के माध्यम से जो है वो भारत में उतारने का। 24 घंटे भी अगर हम किसी पोर्ट को रन करते हैं, तब भी अगर हम उस आवश्यकता को मैच नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है बड़े स्तर पर हमें बंदरगाह बनाने की जरूरत है। अब बंदरगाह बनेगा, लेकिन बनने के लिए एक तो समय लगता है और दूसरा पर्यावरणीय बाधाएं भी हैं। भाई सर, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो आपसे कहेगा कि डियर, आप तटीय क्षेत्र में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, इतनी बड़ी माइनिंग वगैरह नहीं कर सकते। बंदरगाह बनाने के लिए आपको जो है वो डायनामाइट लगाकर कई स्थानों पर जो सागर का तट है उसे तोड़ना पड़ता है। इससे बायोडायवर्सिटी पर इंपैक्ट आता है। गवर्नमेंट को कई स्थानों पर बंदरगाह बनाने के लिए जो है वो बहुत सारे पर्यावरणीय सैंक्शंस का भी सामना करना पड़ जाता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए रिस्क को जो है वो मेजर करा जाता है कि भाई हमने बाई चांस बहुत बड़ा रिस्क लिया बहुत छोटी चीज के लिए, तो ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। ठीक है, इस कारण कई बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए हमें कई बार परेशान होना पड़ जाता है।
आप इसका उदाहरण समझो इस बात से कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो छोटी इंडस्ट्री थी, भारत में नहीं थी, पर उनके उत्पाद की जो है मांग बहुत थी, वो छोटी छोटी चीजें जो है वो भारत में आयात नहीं हो पाती थी, क्योंकि हमने बड़े बंदरगाहों को बड़ी चीजों का आयात के लिए इंगेज कर रखा था। उसी कमी को पूरा करता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। फाइन, ये बंदरगाह जो है वो कार्गो बंदरगाह है, बड़े शिप रोक सकता है, बड़े शिप्स के होल्डिंग के यहाँ पर जो है वो बड़े वर्क स्टेशंस भी हैं। तो मेक श्योर कि जरूर ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए बनाया गया था, पर बड़ा बंदरगाह है, कृत्रिम है पर बड़ा है। ठीक, अब आ जाइए जरा इनके बारे में बात करते हैं। पणजी ये गोवा की राजधानी भी है, यहां पर जो है वो आपको पणजी नाम से एक प्रॉपरली बंदरगाह भी दिखेगा, और इसके नीचे है वास्को डी गामा। अब यहां पर एक बात याद रखना, गवर्नमेंट ने जो है वो एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है। इनिशिएटिव ये है कि हम जो है वो पहले फोकस कर रहे थे कि पणजी ही बने भाई बड़ा बंदरगाह गोवा का, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा फोकस कर रही है वास्को डी गामा पर। क्यों? तो यहां सुनो, कंट्री प्लानिंग, देश का विकास। गवर्नमेंट ने एक बात तय कर रखी है, पहले सोचा था कि भाई गोवा का एक बंदरगाह है मेजर, पणजी बंदरगाह है, पणजी बेसिकली कैपिटल है, बंदरगाह का तो नाम नहीं है खैर, लेकिन पणजी से ही कनेक्ट करते हुए एक पोर्ट बन रहा था। गवर्नमेंट पहले उसे एज अ पोर्ट कंस्ट्रक्ट कर रही थी, लेकिन अब जो है उसे एक नॉर्मल टूरिस्ट पोर्ट ही बना दिया है, जहां टूरिस्ट और ये टूरिज्म के आदि की गतिविधियां ज्यादा होती हैं। और इंडस्ट्रियल वर्क के लिए हमने दूसरा पोर्ट बनाया है वास्को डी गामा में। पणजी के बिल्कुल पास ही आता है, ज्यादा दूर नहीं है। वैसे तो गोवा में कुछ भी दूर नहीं है, गोवा इज अ स्वीट स्टेट, मतलब हमारा बहुत बढ़िया राज्य है। सारी चीजें जो है, अगर आप गोवा वगैरह घूमने भी जाते हो तो आप एक बात पाओगे कि गोवा बहुत बड़ा नहीं है, मतलब अगर आप जाते भी हैं तो इज नॉट अ दैट मच बिग स्टेट। ठीक है, और इससे मैं कहीं भी गोवा का यार अपमान नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बढ़िया स्टेट है। मैं स्वयं भी गया हूँ और आपको भी मैं कहूँगा कि भाई वंस इन अ लाइफ आप लोग जम्मू कश्मीर जरूर घूमें, वंस इन अ लाइफ ऑफ केरला जरूर घूमें, नॉर्थ ईस्ट सिक्किम जरूर घूमें, और एक बार जो है हमारे पश्चिमी तटों में गोवा जरूर घूमें। व्हाइट कलर के जो बीचेस आपको दिखाई देंगे वहां आप देखोगे एक्चुअल ट्रू नेचर क्या होता है। ठीक है, तो एक जो है ये पणजी वाला एरिया आपको ध्यान रखना है। पणजी वाला एरिया अगर इसको आप देखो तो इसका जो तटीय क्षेत्र है वो टूरिज्म के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया गया है। इसका इंडस्ट्रियल जो पोर्ट है, औद्योगिक पोर्ट जो है वो वास्को डी गामा में भी है। ठीक, सागरमाला और समुद्र सेतु इन प्रोजेक्ट्स में इसका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, मैं आगे खैर इनके बारे में चर्चा करने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, चलिए अब जरा यहां से थोड़ा सा नीचे आते हैं। मुंबई में एक जगह और है, ठीक, आप इसे भी मार्क कर सकते हो, इसका नाम है रत्नगिरी। ठीक है, यहां पर आता है रत्नगिरी, और रत्नगिरी के लिए यह याद रखना कि ये एरिया इज फेमस फॉर देयर मैंगोज। ये अपने आम के लिए बहुत खास है, ये अपने मैंगोज के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये जो मैंगो हैं ये रत्नगिरी के नाम से ही जाने जाते हैं। अल्फांसो जो है ये करीब के रिश्तेदार, अल्फांसो जो है वो इसी का करीब का रिश्तेदार है। ओके, और इन आमों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये यहां से जो है वो आयात करे जाते हैं, निर्यात करे जाते हैं बेसिकली। और पता है ये निर्यात होकर कहां जाते हैं? ये मेनली जाते हैं जापान। जापान में सबसे ज्यादा भारत जो है वो अपने अल्फांसो आम बेचता है, और रत्नगिरी के आम जो है वो जाते हैं। ठीक है, तो इसे भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब जरा नीचे आओ, कर्नाटक वाले एरिया में ध्यान से सुनना। अच्छा, मैंने ऊपर की कुछ पहाड़ियां आपको नहीं बताई हैं, ठीक है, मैं आपको इन पहाड़ियों से भी परिचित कराता हूं भाई। देखो ध्यान से, मैं यहां अलग से आपको मैप पर दिखाता हूं। याद रखना बच्चों कि ये जो है मान लीजिए महाराष्ट्र वाला तट है, ठीक, तो महाराष्ट्र के तट में आपको यहां 4 पहाड़ियां दिखाई देंगी। एक है सतमाला, एक है अजंता, एक है हरिश्चंद्र, और एक है बच्चों बालाघाट। देखो बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में आता है, विच इज हाईली फेमस फॉर तांबा। ठीक, बॉक्साइट, माफ कीजिएगा, बालाघाट इज हाईली फेमस फॉर बॉक्साइट। ठीक, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो बालाघाट जिला है, ये बालाघाट हिल्स है। ठीक है, सो ध्यान दीजिएगा, तो आपको यहां पर जो है वो सबसे पहले सतमाला, यहां पर अजंता, यहां पर हरिश्चंद्र, और यहां पर बालाघाट। तो सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट नाम से आपको जो है वो हिल्स यहां पर दिखाई देंगी। इनमें एक बात विशेष तौर पर याद रखना,
कि अजंता और ऊपर सतपुड़ा, इसके बीच में जो है वो ताप्ती नदी बहती है या तापी नदी बहती है। तापी नदी किस किस के बीच में? सतमाला और बालाघाट हिल्स के बीच में। और अजंता और सतपुड़ा के बीच में तापी, और अजंता सतपुड़ा के बीच में तापी है। सतमाला और बालाघाट हिल्स के बीच में जो है वो गोदावरी है। ठीक, इस तरीके से जो है आपको गोदावरी दिखाई देगी। तो गोदावरी हिल आपको दिखाई देंगी। तो गोदावरी रिवर दिखाई देगी। ओके, इन हिल्स के बीच में फ्लो होती हुई आपको दिखेगी। इसमें एक बात रिमार्केबल है बच्चों, ये याद रखना कि किसी भी स्थिति में अगर आपको यूपीएससी कहे कि ये हिल्स जो है वो पार्ट हैं पश्चिमी घाट की, तो याद रखना कि ये आर नॉट पार्ट ऑफ, दे आर नॉट, नहीं है पार्ट किसका? पश्चिमी घाट का। ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा नहीं है, पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये डिफरेंट हिल्स हैं, ये अंदर की तरफ आती हैं, और ये हिल्स पे आपको जो है वो दक्कन के पठार का प्रभाव दिखाई देगा। डेक्कन प्लेट्यू का या दक्कन के पठार का प्रभाव दिखेगा। मतलब आपको यहां पर मैग्मा की लेयरिंग दिखाई पड़ती है इन पहाड़ियों में। कभी यूपीएससी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत की किन पहाड़ियों पर आपको मैग्मा की फ्लोरिंग दिखती है। तो सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट और राजमहल हिल्स पर दिखती है। राजमहल हिल्स की चोटियों के ऊपर मैग्मा उपस्थित जरूर है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो कब आया है। और ये दक्कन के पठार का बिल्कुल भी मैग्मा नहीं है। बता चुका हूं सारी चीज डिटेल में। ठीक है, चलो वापस आओ। नाउ इसके नीचे वाला हिस्सा देखो। इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है कर्नाटका का तट। ठीक, अब कर्नाटका के तट के बारे में सुनना शुरू करो। देखो, कर्नाटका तट की तो पहली विशेषता आप यहीं देख लीजिए कि यहां आपको जो है वो कुछ नेशनल पार्क वगैरह दिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आते हैं हम कर्नाटका के तट पर। पहले तो मैं आपको यहां मार्किंग्स दे देता हूं, फिर थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। देखो, यहां आपको जो है एक तो मिलेगा सबसे ऊपरी भाग में दांदेली। दांदेली के नीचे आओगे, यहां आपको मिलेगा शरावती, और फिर नीचे आओगे तो यहां आपको दिखाई देगा मैंगलोर। ओके, अब देखो, ये जो है ये नॉर्मल मार्किंग्स है, बट इसे मैं थोड़ा सा अलग से बना रहा हूं। देखिए, सभी लोग जरा फोकस होकर देखिएगा बच्चों। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं ना कि यहां पर आपको कर्नाटक दिख रहा है, ये कर्नाटक का जो तटीय रेखा है ये आपको दिखाई दे रही है, इसके नीचे से केरल शुरू हो जाएगा। तो देखो, तटीय रेखा जो है वो बहुत लंबी नहीं है। ठीक, जरा मैं पहले प्लेसेस आपको बनाकर बताता हूं, ध्यान से देखना। अभी साथ में ड्रॉ मत करिएगा बच्चों, क्योंकि मैं इधर भी चीजें ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, आपको यहां पर एक प्लेस है बाय द नेम ऑफ दांदेली। ठीक, इसके बाद और नीचे आओगे, देन यहां पर आपको प्लेस मिलेगा शरावती। ठीक, तो दांदेली और एक शरावती। सभी लोग जरा ध्यान से सुनना। दांदेली और शरावती के बाद आप एक बात पाओगे, ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद नीचे आपको एक इंपॉर्टेंट मार्किंग मिलती है। ये बिल्कुल आपको केरल के आखिरी हिस्से में, कर्नाटका के बिल्कुल लास्ट पार्ट में दिखेगा बच्चों। इसे कहा जाता है मैंगलोर। ठीक, अब मैं आप लोगों को कुछ लोकेशनल एनालिसिस बताने वाला हूं, फिर मैं आपको जियोपॉलिटिक्स की तरफ लेकर चलूंगा। ठीक है, तो दांदेली, शरावती और फिर मैंगलोर। अब यहां पर जरा फोकस करिएगा, मेक श्योर कि मैंगलोर से ऊपर, अब यहां जो मैं कह रहा हूं ना उसे ध्यान से सुनना। मैंगलोर से ऊपर जाओगे, देन आपको एक प्लेस मिलेगा बाय द नेम ऑफ, मैंगलोर से थोड़ा ऊपर कुद्रेमुख। ठीक, यह है कुद्रेमुख जिला। कुद्रेमुख जिला इज फेमस फॉर आयरन ओर। ठीक, कुद्रेमुख से थोड़ा ऊपर जाओगे, देन आपको एक प्लेस मिलेगा बाय द नेम ऑफ चिकमंगलूर।
ठीक, आप यहां से भी ऊपर जाएंगे, देन आपको इसके बाद ऊपर जाने पर जो मेन इंडस्ट्रियल प्लेसेस हैं फिर वो दिखना शुरू हो जाएंगे। यहां रिमार्केबल है कि आप थोड़ा सा मैंगलोर के सीधा सीधा जाइए तो आपको इसके लगभग सीधे जाने पर यहां दिखाई देगा बेंगलोर। लोकेशनली याद रखना, मैंगलोर बेंगलोर लगभग सीधी रेखा पर आते हैं। और फिर यहां पर आपको जो है, जस्ट सेकेंड, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं, देन आपको यहां पर जो है एक और एनालिसिस याद रखना है कि बेंगलोर से जस्ट नीचे आपको बेंगलोर का नियरेस्ट नेशनल पार्क दिखेगा, विच इज नथिंग बट बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो चिकमंगलूर, कुद्रेमुख, चिकमंगलूर, बेंगलोर, उसका नियरेस्ट बंदरगाह बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। और इन सब से थोड़ा सा नीचे चले जाओ, यहां आपको जो है वो नीचे जाने पर एक प्लेस मिलेगा बाय द नेम ऑफ रंगनाथिट्टू। रंगनाथिट्टू। और ये याद रखो, शायद आपको दिख ना रहा हो तो थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देता हूं मैं, ये है रंगनाथिट्टू। ठीक, और रंगनाथिट्टू याद रखना कि ये बेसिकली शिव समुद्रम, श्रीरंगनापट्टनम दो नदी द्वीप हैं। उन नदी द्वीपों के बीच में स्थित एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत आ चुका है। आई रिपीट, ये जो है ये रंगनाथिट्टू एक नदी द्वीप है। ठीक, इस तरीके से आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये रिवर है बाय द नेम ऑफ कावेरी। ठीक, ये है कावेरी रिवर। और कावेरी नदी पर एक द्वीप है बाय शिव समुद्रम, एक है श्रीरंगनापट्टनम। ठीक, मैं यहां नामकरण कर देता हूं, यह है शिव समुद्रम द्वीप, शिव समुद्रम, यह है श्रीरंगनापट्टनम, और इनके बीच में यहां पर है ये आर्द्रभूमि प्रदेश रंगनाथिट्टू। ठीक, रंगनाथिट्टू। और ये याद रखो कि एक तो पहली बात आर्द्रभूमि क्षेत्र है, आर्द्रभूमि प्रदेश है, और ये जो है ये रामसर कन्वेंशन में भी जोड़ा गया है। रामसर भूमि भी है, तो रामसर भूमि है, आर्द्रभूमि प्रदेश है, और कावेरी नदी के अंदर स्थित ये द्वीपीय भाग हैं। इसका विशेष ध्यान रखना बच्चों कि जो जस्ट अ सेकेंड, जो आर्द्रभूमि प्रदेश होते हैं ये अगर रामसर का हिस्सा बन जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाते हैं। साथ में ये एरिया जो है अपनी प्रवासी पक्षियों के लिए और साथ ही नेटिव बर्ड्स के लिए भी काफी फेमस है, दोनों के लिए ठीक ठाक प्रसिद्ध है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये रंगनाथिट्टू इसके लिए जाना जाता है, पूरी तरह से कर्नाटका में ही आता है। अब मैं यहां पर आपको कुछ बातें बताता हूं। देखो, जो बेंगलोर बंदरगाह है ये अपने लौह अयस्क के लिए और तेल के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक, ये जो अपना लौह अयस्क है, लौह अयस्क, ये अपने तेल के लिए यानी कि ऑयल के लिए ये काफी जाना जाता है। अब यहां से समझिए आप कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, कैसे किसी देश के लिए उसकी जो भू राजनीति है वो इंडिस्पेंसेबल है। अब यहां से मैं मेंस के एक डायमेंशन के बारे में चर्चा करने वाला हूं, आप लोग इसे ध्यान से अपने शब्दों में नोट डाउन करेंगे जो मैं बताने वाला हूं। देखो यार, इस बात को समझो कि मेरे पास इनफाइनाइट टाइम नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो है वो बस लगातार क्लास ही लेता रहूं या फिर मैं लगातार जो है वो बस इसके बारे में आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर सकूं। एक निश्चित समय में मुझे बहुत सारी जानकारी आपको बतानी है। ध्यान से सुनिएगा, मेक श्योर कि ये जियोपॉलिटिक्स का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, बेंगलोर क्या है, बेंगलोर इज अ बंदरगाह जो कि कुद्रेमुख से नियरर है।
अब इंडिया क्या करता है, एक तो भाई ये ऑयल के लिए भी यूज होता है, ये जो है वो उर्वरक के लिए भी उपयोग होता है बंदरगाह, पर एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है इसका। क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है तो समझिएगा कि मैंगलोर से भारत जो है अपना लौह अयस्क जो कुद्रेमुख से आता है उसे एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है किसे, जापान को। जी हां, एंड मेक श्योर कि एक सामान्य सिद्धांत है, सामान्य सिद्धांत कहता है कि बुलियंस में ट्रेड नहीं करा जाता। बुलियंस में ट्रेड नहीं करा जाने से मतलब यह है कि आप कभी भी अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों यानी कि कच्चे माल के साथ व्यापार ना करें। अगर आप अपने देश के कच्चे माल के साथ व्यापार करोगे तो हमेशा आपको एंड मीन में, उस व्यापार के अंत में घाटा होगा। अगर आप चाहते हो आपका देश का विकास हो तो आपको अपने देश के जो बुलियंस हैं, जो धातुएं हैं, बहुमूल्य धातुएं हैं, उनको जो है वो अपने देश में उनका परिशोधन करना चाहिए। आप कच्चे लोहे को बेचने के बजाय आप अपने देश में लोहे से स्टील बनाने के कारखाने लगाइए। जब आप कारखाना लगाओगे ना बच्चे, तो डियर आप अपने देश के अंदर बड़े स्तर पर रोजगार का सृजन करोगे। आप एक भट्टी में कोयले को डालकर लोहे को जब पिघलाओगे, उसमें एक अदरक मिर्ची धनिया की तरह आप उसमें एल्यूमिनियम निकेल और मैग्नीशियम के रूप में जो पदार्थ मिलाओगे, इससे अचानक से कच्चे लोहे की कीमत जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। स्टील की कीमत कच्चे लोहे से बहुत ज्यादा है। अब आप कच्चे लोहे को जो है वो निर्यात करोगे, कच्चे लोहे को निर्यात करोगे, दाम कम मिलेगा। आप लौह अयस्क से इस्पात का निर्यात करोगे तो डियर आपको पैसा भी ज्यादा मिलेगा, देश में विदेशी मुद्रा भी ज्यादा आएगी और आपके देश के अंदर रोजगार भी जन्म लेगा। और छोड़ो ना ये, आप इस्पात की जगह इस्पात से बनी हुई मशीन का निर्यात करोगे तो और भी ज्यादा जो है वो आपके देश के पास विदेशी मुद्रा आएगी। सो द थिंग इज, आप अपने देश के अंदर उद्योग लगाते जाइए, कच्चे माल के आधार पर उद्योग लगेगा, उद्योग से रोजगार के रूप में विकास आएगा और साथ ही वो उद्योग जो बनाएगा वो अधिक कीमतों में विश्व में जो है वो बिकेगा। यह कहलाता है बुलियन सिद्धांत। अब इस बात को समझो कि जब यह सिद्धांत मुझ जैसे व्यक्ति या आप जैसे स्टूडेंट को तक पता है तो यह सिद्धांत के बारे में क्या भारत सरकार को नहीं पता होगा? तो क्या रीजन है कि फिर हम अपने बुलियन में व्यापार कर रहे हैं, हम अपने जो लौह अयस्क है, कच्चा लौह अयस्क है, उसका निर्यात जो है वो जापान को कर रहे हैं। इस निर्यात के पीछे का मेन कारण व्यापार नहीं, मित्रता है। वी वांट्स कि जापान हमारा ऑल वेदर फ्रेंड हो। ऑल वेदर फ्रेंडशिप का मतलब जानते हैं? ऑल वेदर फ्रेंडशिप सेज कि इन एनी कंडीशन हमें जो है वो कुछ इश्यूज में जापान का सपोर्ट चाहिए है। और इस बात को हमेशा याद रखना कि एनी काइंड ऑफ रिलेशन इज बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट। हर एक प्रकार का संबंध जो है वो किसी ना किसी प्रकार के मतलब पर निर्भर करता है और ये मतलब इन केस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन खासकर होता है डिपेंडेंसी। वी वांट्स कि जापान की हमारे ऊपर डिपेंडेंसी हो। किस लिए डिपेंडेंसी हो? आयरन ओर को लेकर। अब देखिए, सामान्य रूप से बुलियन सिद्धांत के तहत सभी देश जो है वो यही प्रयास करते हैं कि हम जो है वो किसी भी देश को अगर निर्यात करना ही है तो स्टील का निर्यात करें, कच्चे लोहे का निर्यात ना करें। भारत जो है जब जापान के लिए कच्चे लोहे का निर्यात करता है तो जापान ने अपने देश के अंदर लौह अयस्क के लिए इंडस्ट्री लगा रखी है, जबकि जापान के पास बहुत अधिक मात्रा में लौह अयस्क नहीं है। ठीक, अब ये जो उद्योग लगे हैं ये भारत से आए हुए कच्चे लोहे पर काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। अब अगर जापान चाहता है कि इंडिया के साथ उसके रिलेशन, जापान चाहता है कि उसके देश के अंदर ये उद्योग रन होते रहें, तो उसका इंडिया के साथ रिलेशन होना अच्छा आवश्यक है। और भारत के अलावा कोई और देश जो है वो जल्दी निर्यात के लिए मानेगा नहीं। तो यहां पर जापान की जो है हमारे ऊपर जो डिपेंडेंसी है ये कहीं ना कहीं हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में हेल्प करती है। और जापान ही क्यों? हो सकता है आपके दिमाग में प्रश्न आए, तो बच्चे उसका भी एक बड़ा उत्तर है। द थिंग इज, जो एक पीएम थे जापान के जिनका अभी जो है अभी से कुछ समय पहले ही असैसिनेशन हो गया, उन्हीं के देश में जो है उन्हें गोली मार दी गई। पद से हटने के शायद बात की यह घटना है। नाम था उनका शिंजो आबे। जब उनकी डेथ हुई तो भारत के प्रधानमंत्री ने लिखा कि भारत ने अपना एक इंपॉर्टेंट मित्र जो है वो खो दिया है। शिंजो आबे वॉज हेड ऑफ जापान जिस समय डोकलाम डिस्प्यूट हुआ था, और इसके बाद जो है जापान के पीएम का विजिट तक हुआ था। और इनकी स्पीच की एक लाइन जरूर थी जिसे बाद में, अब एग्जैक्टली इन्होंने ही कही या फिर बाद में एक्सैजरेट कर कर बताई गई, लेकिन यह बात सच है कि भाई भारत और पाकिस्तान जो है वो विवाद की स्थिति में है बीते 70 साल से। चलो बहुत हुआ 70 साल, 70 साल पहले पाकिस्तान नहीं था,
या चाइना और हम जो है वो विवाद की स्थिति में है 70 साल से। इससे पहले जो है हमारे बीच में कोई खास ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था नहीं। लेकिन जापान के पीएम का ये कहना था दैट जापान और चीन जो है वो स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में है बीते 1700 सालों से। जैसी राइवलरी जापान और चीन की है, ऐसी राइवलरी आपको सामान्य रूप से विश्व में और कहीं नहीं दिखेगी। शुरुआत से ही जापान और चीन का जो है वो विवाद रहा है और एन नंबर ऑफ टाइम जापान के जो राजा हैं उन्होंने चीन के ऊपर अटैक करा है और उसको पूरा का पूरा कैप्चर करा है। इवन सेवरल टाइम ऐसे मैसेकर्स हुए हैं जिसके लिए आज भी चाइना जो है वो ये कहता है यूनाइटेड नेशन में कि जापान को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए ऑफिशियली। और इसका आप जो है वो सामान्य जो मैनिफेस्टेशन है आप इस बात से देख लीजिए, सर्च करिएगा नैनकिंग मैसेकर। नैनकिंग का एरिया आपको ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस में जो वुहान का एरिया है उसके पास मिल जाएगा। नैनकिंग शहर पर अटैक करा था जापान की आर्मी ने और क्या नरसंहार हुआ था वो। उसके लिए आज भी जो है वो चाइना कहता है कि नैनकिंग मैसेकर के लिए जापान को जो है ऑफिशियली माफी मांगनी चाहिए। जापान बेसिकली अपने आप में पहले के समय एक बड़ा इंपीरियलिस्टिक नेशन रहा है, बड़ा साम्राज्य विस्तारवादी देश रहा है और सेवरल टाइम उसने चाइना को डिफीट करा है। और ये जो है जापान कई बार रिपीट भी कर चुका है दैट हमारी और चाइना की जो है शुरुआत से नहीं बनती। एंड अब यहां ध्यान से सुनना कि हम क्यों चाहते हैं जापान के साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करना, क्योंकि एक सिद्धांत होता है विच इज कॉल्ड एज मंडल थ्योरी। मंडल सिद्धांत कहते हैं इसे। फाइन, ये मैकेंडर्स के पहले का भी सिद्धांत है मंडल थ्योरी। और मंडल थ्योरी ऑलवेज सेज कि आपके दोस्त का दोस्त आपका दोस्त हो सकता है बट आपके दुश्मन का दुश्मन आपका बेस्ट फ्रेंड होगा, ये तय है। फाइन, ये याद रखिए कि आपका एनिमी, भारत का बिगेस्ट एनिमी इज नॉट पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान में कोई अंतर नहीं है, कोई जो है वो कंपैरिजन नहीं है, माफ कीजिएगा। भारत इज फार अहेड फ्रॉम पाकिस्तान। हम में कोई अंतर नहीं है इन टर्म्स ऑफ हमारा जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। लाहौर, अमृतसर जो है वो सिटीज कही जाती थी जो ट्विन की तरह हैं। ऐसी बहुत सारी सिमिलैरिटी भारत और पाकिस्तान की जनता के लेवल पर आपको दिखेगी। एक्चुअल प्रॉब्लम इज नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान आज नहीं तो कल वो इंडिया का जो हमारा विवाद है ये हम सॉर्ट आउट कर ही लेंगे, लेकिन मेन प्रॉब्लम इज चाइना। और चाइना के साथ हमारा विवाद होगा ये हमें अच्छे से पता है। और इस स्थिति को हमने टैकल करने के लिए जो है वो जापान के साथ फ्रेंडशिप कर रखी है। क्यों? क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट एंड डिफेंस का ये कहना है, ये उनकी रिपोर्ट भी है सेवरल टाइम, कि चाइना इज अ नेशन जो कि बहुत अच्छे से अपना डिफेंस इंफ्रा मेंटेन करता है। इसकी एक प्रॉब्लम है दैट चाइना जो है वो किसी एक दिशा में बहुत अच्छी वॉर लड़ सकता है। चाइना ने अपना डिफेंस इंफ्रा बनाया ही इस तरीके से है कि वो एक दिशा में बहुत अच्छी वॉर लड़ पाए। अगर चाइना को मल्टीपल वॉर डोर एक साथ साइमल्टेनियसली मेंटेन करने पड़े तो चाइना के लिए यह एक बड़ी समस्या होगी और भारत यही चाहता है। इंडिया नोज कि भाई अगर चाइना एक तरफ से हम पर अटैक करता है तो अगर सिर्फ और सिर्फ इतना हो जाए कि कोई अदर नेशन दूसरी तरफ से अपना वॉर डोर ओपन कर ले तो इंडिया के लिए ये जो है ये एक रिमार्केबल विन होगी, क्योंकि चाइना इससे जो है वो जल्दी ही वॉर को स्टॉप करने के बारे में सोचेगा। चाइना भी साम्राज्य विस्तारवादी देश है, अपनी सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास करेगा और यह प्रयास कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के अगेंस्ट होगा। अब अगर इस स्थिति में युद्ध होता ही है तो हमारे पास एक श्योरिटी हो कि साइमल्टेनियसली दूसरी ओर से भी अगर कोई देश अपने वॉर डोर ओपन कर दे तो इस समय पर चाइना तत्काल जो है वो वॉर रोकने के बारे में सोचेगा, जिसका प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन आप डोकलाम डिस्प्यूट पर देख लीजिए। आप पाओगे कि डोकलाम डिस्प्यूट के समय जो है वो इस तरीके से यहां पर जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया था और चाइना ने जो है वो सड़क बनाते हुए इस एरिया तक सड़क बना दी विच इज डोकलाम। ये डोकलाम एक्चुअली में किसका पार्ट है? ये भूटान का पार्ट है। अब भूटान के हिस्से में भूटान के पठार तक अगर चाइना ने सड़क बना दी तो चाइना का कहना था कि भाई इसमें इंडिया को इतनी प्रॉब्लम क्यों है, और अगर प्रॉब्लम होनी भी चाहिए तो ये प्रॉब्लम होनी चाहिए भूटान को। भूटान शांत है, इंडिया जोर जोर से शाउट कर रहा है। और स्थिति ये तक हुई कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद पहली बार था जब दो इतनी बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने फेस ऑफ दे रही थी 50 दिन तक।
और डियर इस 50 दिन के फेस ऑफ में आप पाओगे एक जो है वो सबसे बड़े लीडर का जन्म होता है, एस जयशंकर। फाइन, मेक श्योर के विश्व के स्तर पर राजनीति में सबसे बड़ा जो मतलब फर्स्ट यू कैन से, इससे बड़े भी कई डिस्प्यूट्स रहे हैं और जिनको जो है एस जयशंकर सर ने सॉल्व किया है। बट यस, इस डिस्प्यूट में जो है वो एक्चुअली वो उतना ग्लोरीफाई हुए कि यस दैट गाय हैव अ ह्यूज पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस डिस्प्यूट में जो है वो जिस तरीके से पूरा इंडिया को लीड करा, जैसे जो है वो भूटान के जो लीडर थे जो इस डिस्प्यूट में पार्टिसिपेट करने आए थे, आर्ग्यूमेंट्स देने आए थे, उनके जो है वो स्पीच में ये वर्ड था कि हम इंडिया को अपनी तरफ से जो है लीड करने का मौका देना चाहते हैं। वी वांट्स के भूटान के जो इंटरेस्ट हैं वो इंडिया प्रेजेंट करे। और यहाँ पर इंडिया के जो उस समय पर लीड करने वाले पर्सन थे एस जयशंकर, जो अभी के समय आपको फॉरेन मिनिस्टर दिखाई देंगे। उनका स्टेटमेंट था कि हमने जो है वो भूटान के साथ पीस एंड कोऑपरेशन ट्रीटी साइन की है, जिसमें एक क्लॉज है कि अगर भूटान के ऊपर जो है वो कोई आपदा आती है, कोई संकट आता है, तो उस केस में इंडिया विल ट्रीट भूटान लाइक अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड ट्रीट लाइक अ टेरिटरी जो हमारे जैसा ही है, जो हमारा ही है, हम उस तरीके से उसे ट्रीट कर सकते हैं और उसके लिए उस हद तक हेल्प करने जा सकते हैं। ये जो है आपको दिखाई देगा एस जयशंकर सर के स्टेटमेंट्स में। एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट दिए थे, उनमें से कुछ अंश ये भी है। और इस पे जो है वो इंडिया ने डोकलाम डिस्प्यूट को विन करा और 50 दिन के फेस ऑफ से ज्यादा देने के बाद भी सेना डिसएंगेज हो गई। उसका एक बड़ा कारण जो मैंने बताया वो है, लेकिन इसका एक दूसरा बड़ा कारण भी है। दूसरा बड़ा कारण था जापान। जापान के साइड से एक स्टेटमेंट आया था। पूरे वर्ल्ड को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था इस बात को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं टेरिटरी हमारी नहीं थी, टेरिटरी भूटान की थी और सबसे ज्यादा जो अग्रेसिवली लीड करा था वो इंडिया था। कारण सिंपल सा था कि यहां पर जो है हमारा चिकन नेक है और चिकन नेक में ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और यहीं से नेशनल हाईवे नंबर 37A गुजरता है। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नेशनल हाईवे नंबर 37A और ये चिकन नेक का एरिया, ये डोकलाम से बिल्कुल पास में है, क्योंकि डोकलाम के जस्ट सामने यहां पर चुंबी वैली है, चुंबी घाटी है और चुंबी घाटी जो है बच्चों वो सीधा आकर निकलती है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में। तो चुंबी घाटी सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक ले आती है डोकलाम के माध्यम से। मतलब एग्जैक्टली यही तो नहीं है, बट हाँ जब मैं डिटेल में बताऊंगा तो फिर इसमें बहुत सारे डायमेंशन ऐड करूंगा, बट रफली आप नाम थोड़ा सा ध्यान रखिए कि डोकलाम का एक पठार था, उसके पास चुंबी घाटी थी, आगे जाकर जो है वो हमारा चिकन नेक था। अब ये सब बहुत ज्यादा करीब होता था चाइना के, तो चाइना वांट्स के ये जो है अचीव हो जाए और इंडिया वांट्स के ये जो है यहां पर सड़क ना बन पाए, और इसमें भूटान का जो है वो बीच में क्षेत्र आ रहा था। इसमें लीड करा एस जयशंकर सर ने। और दूसरी काम की बात यह है कि यहां पर जो है वो जापान का एक स्टेटमेंट आया। दैट स्टेटमेंट शोज कि मैंगलोर के बंदरगाह से जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो बहुत काम की चीज है रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। दैट नेशन सेज वी डोंट नो हु इज राइट और हु इज रॉन्ग इन डोकलाम डिस्प्यूट। हम ये बिल्कुल नहीं जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है डोकलाम के विवाद में, बट द ओनली थिंग विच जापान नोज इज वी आर विथ इंडिया। हमें एक बात पता है कि इस विवाद में हम भारत के साइड हैं। वाई? बिकॉज ऑफ रिलेशन, ऑल वेदर फ्रेंडशिप, सभी समय की मित्रता, एंड ये मित्रता हर बार आधारित होती है इज ऑन इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। मेक श्योर कि ये जो है वो इंटरेस्ट कहीं ना कहीं रिलेशन में रिफ्लेक्ट करता है। सो ध्यान दीजिए कि आज के सेशन में हमने जो है वो पूरा महाराष्ट्र वाला एरिया, पूरा कर्नाटका वाला एरिया, यहां का पूरा जियोपॉलिटिकल एंगल और साथ ही मैंने यहां का इंटरनेशनल ट्रेड वाला हिस्सा भी जो है वो आपके साथ डिस्कस करा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि अगर आपने इतनी देर से इस लेक्चर को देखा है, आपको लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई लेक्चर तो आपको इजीली अवेलेबल हो गया, बट आप कोशिश करो कि जाने से पहले आपके सारे विचार, वो सारी चीज़ें जो आपने इस लेक्चर से सीखी हों, लेक्चर कैसा लगा इसे आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करिएगा। क्लास आने से पहले मैं आप सभी का कमेंट जो है वो रीड कर आता हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर मेंशन करो। और दूसरी बात यार, अगर चाहते हो कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो, ऐसी पढ़ाई जिसमें आप खो जाओ, क्लास ऐसा लगे कि बस क्लास चलती रहे और ये नॉलेज जो है वो दिमाग में सेटल डाउन होता रहे,
अगर इस तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो और वो पढ़ाई जो एंड में इसी तरह से चलते हुए जाए और आपको आपके प्री में इस श्योरिटी से आप क्लियर कर पेपर निकलो कि जब आप एग्जाम देकर बाहर आओ तो आपको ये विचार आना चाहिए कि पेपर ठीक गया है, अब मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। और जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होगे ना तो अंदर से एक फीलिंग आ रही होगी कि ऑप्शनल तो पढ़ रखा है, असली मैच तो जो है वो मैं ऑप्शनल का पेपर लिखते समय खेलूंगा। आपको ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब बच्चे आप टाइमली तैयारी शुरू करो। आप तैयारी अभी से शुरू करें ऑप्शनल की, और अगर आपको ये ज्योग्राफी समझ में आ रही है तो ऑप्शनल आप आज से शुरू करें पढ़ना भूगोल। मैं लिख कर देता हूं बच्चों विथ 100% कॉन्फिडेंस कि हमारे माध्यम का रिजल्ट ये ऑप्शन सुधार सकता है। 30 से 35 क्वेश्चन ज्योग्राफी एनवायरमेंट से आते हैं यूपीएससी के प्री में, और कट ऑफ ही कितना है 45 सही क्वेश्चन कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन एक बार में ज्योग्राफी एनवायरमेंट देखा, और मैं आपको बताता हूं कि आप ऑप्शन की गहराई से पढ़ लीजिए, आपको ये प्रश्न जो है 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व होंगे। प्री क्वालिफाई करोगे और पेपर देकर निकलोगे तभी आप ये कह पाओगे कि यस, मोटे मोटे तौर पर मुझे फीलिंग आ रहा है कि मैं जो है कम से कम कट ऑफ तो क्लियर कर ही जाऊंगा। और फिर जो है आप आगे बढ़ोगे मेंस की तैयारी के लिए, और तब भी आपको डर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर पर्यावरण, डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी, सोसाइटी का बहुत सारा हिस्सा, इंडस्ट्रीज का बहुत सारा हिस्सा, कृषि का बहुत सारा हिस्सा, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में भी आती हैं, ये पूरा आप कवर कर चुके होगे। और फिर देखिए आप किस कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो मेंस लिखने जाते हो। तैयारी करना है अगर मेरे साथ तो ज्योग्राफी ऑप्शनल इज वेटिंग फॉर यू। 15 मार्च से क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 6 महीने का कोर्स होता है, और डियर ये आप जितना पहले कंप्लीट कर लोगे उतना अच्छा होगा आपकी यूपीएससी के लिए। तैयारी करना है ज्योग्राफी ऑप्शन के साथ तो आई एम वेटिंग फॉर यू। मजा आएगा क्लास को पढ़ने में। ओके चलो, और सेकंड थिंग, अगर तैयारी करना चाहते हो फुल फ्लेज, एक ऐसी तैयारी जिसमें आपको प्री के लिए भी असिस्टेंस मिले, मेंस के लिए भी असिस्टेंस मिले, इंटरव्यू के लिए भी असिस्टेंस मिले, दिल्ली भी बुलाया जाए बिना किसी खर्चे के, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो हमारे संपूर्ण बैचेस में मिल जाएगी। मैं हर बार भूल जाता हूं भाई, आप लोग याद रखिएगा जब भी कोर्सेज को ज्वाइन करो जस्ट यूज दैट कोड AK लाइव। इस कोड को यूज करते ही आपको इन बैचेस का हिस्सा बनना है। अगर आप इन बैचेस का हिस्सा इस कोड के साथ बनोगे तो एक तो पहली बात है यार कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, और दूसरी बात है कि मुझे भी पता चलेगा कि भाई आप जो है वो मुझसे ही पढ़ने आए हैं, और ये जो है ये आपकी ओर से एक एप्रिसिएशन होगा। सो आई एम वेटिंग कि आप सभी को मैं इन बैचेस में देखूं, ठीक है। चलो जल्दी से अपना कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि कैसा लगा वीडियो, एंड टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रीवियस हर एक लेक्चर की PDF अपलोडेड है, ये लिखा हुआ है ईमेल ID और ये लिखा हुआ है PDF के लिए आपके पास चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।